हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब है कुछ ऐसे लिविंग फैक्टर्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट की लाइफ पे प्रभाव डालते हैं। तो वो लिविंग फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? प्रेडेटर्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइटोइड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ कम्पिटेटर्स या नेमाटोड्स और पैथोजेंस भी हो सकते हैं। दे आर लिविंग, ठीक है। वो लिविंग है और उन पे कंज्यूम करेंगे, फीडिंग करेंगे इंसेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंसेक्ट पेस्ट की लाइफ इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो प्रेडेटर्स क्या करते हैं? अपना प्रे ढूंढते हैं। प्रे क्या? जो अपने से छोटा हो। प्रेडेटर्स क्या करते हैं? अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रे बनाते हैं और उसके ऊपर फीडिंग करते हैं, या तो उसको मार के या फिर उस पे सर्वाइव ही कर लेते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं उसको खा खू के। देन बायोटिक फैक्टर्स कुछ ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट को डिसीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पैरासाइटॉइड्स हैं या फिर पैरासाइट्स हैं, वो छोटी मोटी डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। या फिर कुछ नेमाटोड्स या पैथोजेंस। पैथोजेंस मेनली डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट के लिए। और कुछ ऐसे हैं जो कि म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब साथ में रहते भी हैं, फीडिंग भी करते हैं और उनसे अपनी लाइफ भी सर्वाइव करते हैं। तो एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं पैरासाइट्स। इस तरीके से क्या है, वो इंसेक्ट के साथ रह के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं और अपना खाना वगैरह उन्हीं से लेते रहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स का काम क्या है? बेसिकली बायो फैक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है आईपीएम के लिए, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो बायोटिक फैक्टर्स हमारे इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। जो भी हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं इंसेक्ट, उनको कंट्रोल करना, उनको मेंटेन या उनको रेगुलेट करने में बायोटिक फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उनका बिहेवियर को शेप देते हैं और उनके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को खत्म कर देते हैं और अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं उनके ऊपर। तो कौन से हो सकते हैं? प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स, पैरासाइटॉइड्स, पैथोजेंस एंड कुछ कॉम्पिटेटर्स, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जब हम थर्ड यूनिट को कंप्लीट करेंगे उस टाइम पे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंसेक्ट पैरासाइटिज्म की। तो वो पैरासाइट्स यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को खोजते हैं अपना होस्ट बनाने के लिए, ताकि वो उसके ऊपर रह सकें, उसके ऊपर अपना रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, डेवलपमेंट सारी चीजें उस होस्ट के ऊपर या फिर उसकी बॉडी के अंदर रह के कर सकें और अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। तो वो पैरासाइट्स इंसेक्ट पैरासाइटिज्म शो करते हैं। ये हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, ठीक है, हमारी एमएससी की थर्ड यूनिट में। देन हम बात करते हैं एंटामोफेगस इंसेक्ट की। एंटामोफेगस इंसेक्ट क्या होते हैं? एंटामोफेगस इंसेक्ट कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट पे फीड करते हैं, दूसरे इंसेक्ट को ही खा जाते हैं। तो इनमें दो तरीके के इंसेक्ट हो सकते हैं, प्रेडेटर्स का काम कर सकते हैं वो, और पैरासाइटॉइड्स का काम भी कर सकते हैं। प्रेडेटर्स, पहले प्रेडेटर्स मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि वो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं और उसको मार देते हैं और अपने फूड के लिए उसको कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जो पैरासाइटॉइड्स हैं वो अपना होस्ट बनाते हैं अपने से बड़ा ऑर्गेनिज्म और उसके ऊपर अंडे देते हैं। ऊपर भी दे सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर भी अंडे दे सकते हैं, और जब भी उसके एग्स का डेवलपमेंट होगा तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ देयर एग्स और लार्वा वो उस बॉडी के ऊपर फीड करते हैं और इवेंचुअली उसकी बॉडी, होस्ट की बॉडी को मार देते हैं। तो ये भी हम पूरा पैरासाइटिज्म और एंटामोफेगस इंसेक्ट के अंदर प्रेडेटर, पैरासाइटॉइड्स एंड पैरासाइट्स, ये हम यूनिट थर्ड में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे प्रेडेटर्स में हमारे आ जाते हैं ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज बिलोंग करते हैं ऑर्डर ओडोनाटा से। मैंटिड्स आ जाती हैं, मैंटिड्स बिलोंग करती हैं ऑर्डर मैंटोडिया से। हाँ, तो ट्रू बग्स आते हैं हमारे हेटेरोप्टेरा और हेमिप्टेरा ऑर्डर से। थ्रिप्स आती हैं हमारी थाइसेनोप्टेरा से। लेसविंग्स आते हैं न्यूरोप्टेरा से। बीटल्स आते हैं कैलियोप्टेरा से। एंड कुछ फ्लाइज होती हैं जो कि डायप्टेरा से बिलोंग करती हैं। कैलियोप्टेरा हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर आता है इंसेक्टा क्लास के अंडर। पैरासाइटॉइड्स की बात करें तो पैरासाइटॉइड्स में मेनली वास्प एंड
फ्लाइज होती हैं। वास्प आते हैं हमारे हाइमेनॉप्टेरा ऑर्डर से, एंड कुछ फ्लाइज आती हैं हमारी टैकिनिडी ऑर्डर से। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम प्रेडेटर्स के एग्जाम्पल की, तो लेडी बग्स हमेशा प्रेडेटर्स की तरह एक्ट करती हैं और वो एफिड्स को खाती हैं। लेसविग्स हमारे लेसविग्स के लार्वा हमेशा सॉफ्ट बॉडी वाले इंसेक्ट पेस्ट पे फीड करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज प्रेडेटर्स हैं मॉस्क्यूटोज के और अदर इंसेक्ट पेस्ट के। हॉवर फ्लाइज के लार्वा हमेशा फीड करते हैं एफिड्स के ऊपर। रॉवर फ्लाइज के इंसेक्ट या फिर खुद रॉवर फ्लाइज एक्ट करती हैं एज अ प्रेडेटर और वो अपने प्रे को उड़ते हुए पकड़ती हैं। ठीक है। पैरासाइटोइड्स की अगर हम बात करें तो उनमें पहला एग्जांपल है वास्प हमेशा अंडे देती हैं कैटरपिलर के ऊपर या कैटरपिलर के अंदर, बट ट्रैकिनिड फ्लाइज लार्वा को डेवलप करती हैं होस्ट इंसेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर। रोल ऑफ इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर, तो प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स या पैरासाइटोइड्स इन सभी का या बोल सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट्स का हमारे इकोसिस्टम या एग्रीकल्चर में क्या रोल है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट पेस्ट का। जितने भी एंटामोफेगस इंसेक्ट्स हैं वो नेचुरल एनिमीज़ हैं हमारे इंसेक्ट पेस्ट के। जैसे जो भी हमारी फसलों को बर्बाद करने वाले इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके लिए नेचुरली जो दुश्मन का काम कर रहे हैं वो एंटामोफेगस इंसेक्ट हैं, लाइक प्रेडेटर इंसेक्ट्स या फिर पैरासाइट्स या पैरासाइटोइड्स या फिर पैथोजेंस। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को मारते हैं या फिर उनकी लाइफ साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को वहाँ से ख़त्म करते हैं उस एरिया से, और हमारी फसलों को और हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। इकोसिस्टम फंक्शंस में भी ये हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपने फूड वेब पढ़ा हुआ होगा कि फूड चेन्स बहुत सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। तो यदि हमारे इंसेक्ट जो बड़े बड़े इंसेक्ट हैं जिनको हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स बोला है, यदि वो छोटे इंसेक्ट को नहीं खाएंगे तो छोटे इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेंगे और हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल रहेंगे। तो ये जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट्स हैं ये हमारी फूड चेन्स को या फूड वेब्स को कनेक्ट करके रखने में हेल्प करते हैं, हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बना के रखने में हेल्प करते हैं। सोशल लाइफ इन टर्माइट्स, बीज एंड आंट्स, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन दीमक, मधुमक्खी या फिर चींटी के अंदर किस तरीके की होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये तीनों की तीनों ही एक कॉम्प्लेक्स कॉलोनी बना के रहती हैं, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है इनकी, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ या फिर अपने नेस्ट बना के साथ में रहती हैं। इनका कम्युनिकेशन करने का यानी कि बातचीत करने का जो तरीका है या जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। ये बातचीत फेरोमोन्स के थ्रू, फेरोमोन्स क्या है, फेरोमोन्स कुछ केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो कि वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती हैं ताकि वो बातचीत कर सकें, या फिर फिजिकल टच के थ्रू भी वो कम्युनिकेशन कर सकती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेशंस वो किस चीज़ के लिए करती हैं, अलार्म, ट्रायल्स या कोऑर्डिनेशन करने के लिए। साथ में अगर मान लीजिए कोई प्रेडेटर उनके पास आ चुका है जो कि उनको मारने वाला है, तो वो क्या करती हैं, अलार्म की तरह फेरोमोन्स को या फिजिकल टचेस को इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने साथियों को बता सकें, कम्युनिकेट कर सकें। उसके अलावा अपना खाना शेयर करती हैं, अपने नेस्ट बनाती हैं। नेस्ट का मतलब यहाँ पे बर्ड्स वाले नेस्ट से नहीं है, यानी कि अपनी कॉलोनीज़ बनाती हैं वो, या फिर अपनी कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेम स्पीसीज के बहुत सारे इंसेक्ट एकजुट होके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में वो एकजुट होके सारे काम करते हैं, चाहे वो अपने बच्चों को पालना हो, चाहे अपने नेस्ट को बचाना हो, या अपने नेस्ट को बनाना हो, या फिर अपने क्वीन या किंग की केयर करनी हो। तो वो सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या कोऑपरेटिव मैनर में करते हैं, उसी चीज़ को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। सोशल बिहेवियर क्या है, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें दो इंडिविजुअल्स में जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है फॉर कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन या फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या किसी चीज़ को बताने के लिए जो भी इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको हम सोशल बिहेवियर कहेंगे। एल्टुरिज्म क्या है? एल्टुरिज्म का मतलब होता है कोई ऐसा बिहेवियर जिसमें कि एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ या अपनी फिटनेस की चिंता ना करके अपने दूसरे इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है उसकी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देगा, उसकी फिटनेस को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे मधुमक्खी या फिर चींटियों में या टर्माइट्स में ये होता है कि वो अपनी रानी को सुरक्षा पहले देती हैं और अपने आप को पीछे रखती हैं, ठीक है। वो अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना अपनी रानी की केयर करती हैं या फिर अपने अंडों की केयर करती हैं। तो इस चीज़ को हम एल्टुरिज्म बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सोसाइटी की। जब भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है आंट, टर्माइट या बीज में, तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि उनकी अलग अलग कास्ट रहेंगी, सब पे काम बटा हुआ रहता है कि किसको क्या करने का है। दूसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वो फेरोमोन्स के थ्रू यानी कि कुछ केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके या फिर कुछ फिजिकल टचेस के थ्रू भी कर सकती हैं। कोहेशन, परफॉर्मेंस एंड इम्परमिएबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। अब उस सोसाइटी के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई इंसेक्ट रह रहा है, कॉलोनी बना के अगर रह रहा है, तो उसके फायदे क्या हैं? पहला, गाइडिंग बिहेवियर शो करते हैं सारे के सारे मिलके, यानी कि बचाने का काम करते हैं या देख रेख करने का काम करते हैं। दूसरा है, कोई प्रेडेटर आ गया उनको मारने के लिए, ठीक है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एकजुट मिल के या एकजुट होके अगर आप रहोगे तो उसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि अगर कोई भी आपका एनिमी आ रहा है या प्रेडेटर आ रहा है तो उससे आप बच सकते हो, उसको आप पहले ही देख लोगे, पहचान लोगे। तीसरा है डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर। अब तुमने पहचान लिया है, देख लिया है, तो उससे आप बच भी सकते हो। अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, मतलब एकजुट होके रह रहे हो, तो आप बच भी सकते हो उस चीज़ से। चौथा है कोऑपरेटिव फॉरेजिंग। कोऑपरेटिव फॉरेजिंग का मतलब है खाना ढूंढना या फिर मेट्स ढूंढना। वो एक कोऑपरेटिव मैनर में ढूंढते हैं सारी चीजें, ठीक है, यानी कि एकजुट होके खाना ढूंढना या अपने मेट्स को ढूंढना। हमारा जो नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सक्सेस, यानी कि जब आप एकजुट होके एकता के साथ रहोगे तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेजेस है इंसेक्ट के लिए। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अगर बहुत बड़ी सोसाइटी है उनकी तो वहाँ पे कास्ट भी अलग अलग सेट की जाएंगी, सबको अलग अलग काम दिए जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है सोसाइटी के? सोसाइटी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इंसेक्ट में, बट कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो गया वो, तो ऐसे में खाना पीना बहुत कम पड़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा, डिसीजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि क्राउडेड एरिया है वो। एंड थर्ड इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है उनको अपने ही या मेटिंग जो है अपने ही साथियों के साथ करनी पड़ेगी, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का सामना भी उनको करना पड़ सकता है। अब देखो, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो रही है इंसेक्ट में, तो कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे? इंसेक्टा क्लास से। दो ऑर्डर्स के अंदर आते हैं ये, हाइमेनॉप्टेरा, आइसोप्टेरा। हाइमेनॉप्टेरा में आ जाएंगे आंट, वी एंड वास्प। आंट चींटी, मधुमक्खी, और क्या बोलते हैं इसको, पर्रिया है ना। आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा के अंदर आती हैं तुम्हारी दीमक, जिनको हम टर्माइट्स बोल सकते हैं। ये सारी की सारी दिखाती हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप अगर किसी एक को भी पकड़ने के लिए जाओगे तो वो उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी या फिर उनकी पूरी की पूरी जो साथी हैं सारे के सारे आके आपसे चिपक जाएंगे, आप पे हमला बोल देंगे। तो वो क्या है? एकजुटता है, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इंसेक्ट्स के अंदर। नाउ अब ये जो स्पीसीज हैं ये अलग अलग कॉलोनीज बना के रहती हैं और उस कॉलोनीज में थाउजेंड्स में इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, हजारों की तादाद में प्रेजेंट रहते हैं इंडिविजुअल, जिसमें कि क्वीन भी होगी तुम्हारी जो कि रिप्रोडक्शन का काम करती है, स्टेराइल वर्कर्स भी होंगे जो कि काम करेंगे नेस्ट को बनाने का या फिर केयर करने का अपने बच्चों की या एग्स की केयर करने का। सोल्जर्स भी रहेंगे, सोल्जर्स का काम रहेगा डिफेंस करने का अपनी कॉलोनीज को या फिर अपनी पूरी की पूरी ग्रुप को। तो सबसे पहला हमारा आइसोप्टेरा में आता है, आइसोप्टेरा ऑर्डर में टर्माइट्स।
टर्माइट्स की जो कॉलोनी है वो 3 कास्ट में डिवाइडेड है। पहला क्वीन और किंग, दूसरा वर्कर्स, तीसरा सोल्जर्स। क्वीन का काम है फर्टाइल होना और रिप्रोडक्शन करना, यानी कि अंडे देना। किंग का काम है अपनी क्वीन को फर्टाइल करना, और ये दोनों मिलके ही नई कॉलोनी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। देन वर्कर्स, वर्कर्स का काम क्या है? अपने नेस्ट का फॉर्मेशन करना, खाना ढूंढना, मेट्स ढूंढना, या फिर अपने यंग वंस की केयर करना। इवन वो रानी की भी केयर करते हैं। सोल्जर्स का काम क्या है? सोल्जर्स हैं तो रक्षक रहेंगे, वो तो क्या करेंगे? अपनी कॉलोनी को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी या फिर बच्चों को, क्वीन को, वर्कर्स को प्रेडेटर से, बाहर वाले नेचुरल एनिमीज से। तो टर्माइट्स में कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है? देखो, जो दीमक है बातचीत करने के लिए कुछ केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है, जिनको हम फेरोमोन्स बोलते हैं। ठीक है, फेरोमोन्स क्या है? कुछ एक स्मेल है, एक ऑर्डर है, जिसका इस्तेमाल करती हैं वो अपने एक दूसरे साथियों से बातचीत करने के लिए। ठीक है, वो एक स्मेल छोड़ती हैं अपनी बॉडी से, ताकि दूसरा जो बंदा है उनकी टीम का, उनके ग्रुप का, वो उस स्मेल को डिटेक्ट करके उनके पास आ सके। जैसे आपने देखा होगा, दीमक लाइन से चलती है या फिर चींटियां लाइन से चलती हैं। वो ऐसा क्यों कर पाती हैं? क्योंकि उनकी एक दूसरे की बॉडीज की स्मेल को वो डिटेक्ट कर लेते हैं। फेरोमोन्स बोलते हैं उनकी स्मेल्स को। ठीक है, फेरोमोन्स छोड़ती हैं वो। दूसरा है कम्युनिकेट करने का तरीका, साउंड प्रोडक्शन। जितने भी सोल्जर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं टर्माइट्स के अंदर, वो अपना सर पीटते रहते हैं धरती पे, और सर पीटते पीटते वो बहुत कम कम सी साउंड निकालते हैं। उस साउंड को डिटेक्ट करके उनका जो साथी है वो कम्युनिकेट कर पाता है एक दूसरे से। नेक्स्ट है हमारी नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग किसके थ्रू कर सकते हैं? तो देखो, तुमने देखा होगा टर्माइट्स मोस्टली लकड़ी और मिट्टी, 2 चीज़ों का इस्तेमाल करती है अपने नेस्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, और इनका नेस्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। नेस्ट का फॉर्मेशन करने के लिए वो सलाइवा सीमेंट का इस्तेमाल करती है। ठीक है, क्योंकि कठोर बनाना है उनको अपनी नेस्ट को, तो वो सलाइवा को एज अ सीमेंट की तरह एक्ट करवाती है, और मिट्टी और लकड़ी को अच्छे से तोड़ के, अच्छे से खोद के उसको देन अपना नेस्ट फॉर्म करती है। वर्कर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा नेस्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, फूड एक्विजिशन कैसे होगा? फूड को इकट्ठा करने में भी वर्कर्स का ही हाथ है। वर्कर्स ही खाना ढूंढेंगे, उसको अपने नेस्ट तक लेकर आएंगे। टर्माइट्स मोस्टली लकड़ी का या फिर प्लांट मटेरियल के अंदर का सेल्यूलोज तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, और उसको फिर फूड की तरह यूज करती हैं और अपने नेस्ट तक लेकर आती हैं। स्वार्मिंग, देखो पहले तो स्वार्मिंग का मतलब समझो। स्वार्मिंग का मतलब है कि जैसे ही रेनी सीजन आएगा, जब भी क्राउडेड एरिया हो जाएगा, वो क्राउड मतलब भीड़ भाड़ हो जाएगी जब भी टर्माइट की कॉलोनीज में, तो जो रानी और राजा हैं उस दीमक के, वो उस जगह को छोड़ के दूसरी नई जगह पे चले जाते हैं उड़ के, और वहां जाके एक अपनी नई दुनिया बसाते हैं, अपनी नई कॉलोनी स्टार्ट करते हैं। एंड इनका डेवलपमेंट किस तरीके का रहता है? हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट रहेगा इनका। मीन्स सबसे पहले एग बनेगा, एग के बाद निम्फ बनेगा, देन एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारी हनी बी। हनी बी यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी भी हाई ऑर्डर शो करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसकी 3 कास्ट हो सकती हैं या होती हैं, क्वीन, ड्रोन्स और स्टेराइल फीमेल वर्कर्स। क्वीन यानी कि रानी, ड्रोन्स में मेल्स आएंगे मोस्टली, और स्टेराइल फीमेल वर्कर्स में जो भी काम काज करने वाले रहेंगे या फिर सोल्जर्स की तरह वर्क करेंगे, वो सारे वर्कर्स ही होने वाले हैं। क्वीन का साइज सबसे बड़ा होता है मधुमक्खियों में। ड्रोन्स का साइज मीडियम रहेगा, यानी कि क्वीन से छोटे बट वर्कर्स से बड़े, और ये मेल बीज होते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। स्टेराइल वर्कर्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। नंबर्स की बात करें, रानी हमेशा 1 रहेगी हनी बी की। ड्रोन्स कुछ हंड्रेड्स में हो सकते हैं, बट वर्कर्स हमारे 10 से 30,000 तक हो सकते हैं। काम क्या है इनके? रानी हमेशा अंडा देगी। ड्रोन्स यानी कि मेल्स हैं, तो ये क्या करेंगे? क्वीन को फर्टाइल करने का काम करेंगे, ताकि ये फर्टाइल होने के बाद रिप्रोड्यूस करके अंडे दे सके। एंड जो वर्कर्स हैं, हमारे फीमेल वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगी? सारे काम काज करेंगे, जैसे कि
हनी कॉम्ब को रिपेयर करना, हनी कॉम्ब को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, या फिर फ्लावर से पोलन ग्रेन्स इकट्ठा करना, फिर पोलन ग्रेन्स से नेक्टर बनाना, देन नेक्टर बनाने के बाद में उसको हनी में कन्वर्ट करना। उसके अलावा अपनी रानी के लार्वा की टेक केयर करना, मतलब उनकी रक्षा करना, या फिर अपनी पूरी की पूरी हाइव या अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी को सुरक्षा प्रदान करना, गाइड करना, प्रेडेटर से बचाना, या फिर अपने पूरे के पूरे हाइव को ठंडा रखना। तो ये सारे काम किसके हैं? वर्कर्स के हैं। लेकिन वर्कर्स यदि रॉयल जेली को फीड कर लें, मतलब खा लें, तो वो भी रानी बन सकते हैं। हाँ, तो हनी भी कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, या तो फेरोमोन्स यानी कि केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगी, या फिर फिजिकल सिग्नल्स का यानी कि फिजिकल टचेस का इस्तेमाल करेंगी, या फिर वो एक वैगल डांस करती हैं यानी कि नाचती रहती हैं ग्रुप में इकट्ठा होके राउंड राउंड, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ एक दूसरे से। और बातचीत वो किस लिए करती हैं? जब उनको कोई मेट मिल जाता है या फिर फूड सोर्स की लोकेशन मिल जाती है, तब वो इस तरीके का डांस करती हैं। नेक्स्ट है नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग यानी कि अपनी हाइव का फॉर्मेशन। हाइव का फॉर्मेशन करने के लिए वर्कर्स एक्ट करते हैं। तो वर्कर्स का काम है कंस्ट्रक्ट करना अपनी हाइव को और उसको मेंटेन रखना। अब इस हाइव में, जिसको हम हनी कॉम्ब भी कह सकते हैं, इस हाइव में बहुत सारे मल्टीपल कॉम्ब्स पाए जाएंगे और हर एक कॉम्ब में बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे। इन्हीं सेल्स के अंदर वो अपने खाने को स्टोर करती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्ट बिल्डिंग की। नेस्ट बिल्डिंग करने के लिए यानी कि उनकी हाइव्स बनाने के लिए वर्कर्स काम करते हैं। वर्कर्स का क्या काम है? हाइव्स को बनाना, मेंटेन करना। और इन हाइव्स के अंदर बहुत सारे कॉम्ब पाए जाते हैं, हनी कॉम्ब्स पाए जाते हैं, और हर एक हनी कॉम्ब के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे और उन्हीं सेल्स के अंदर वो अपने शहद को, अपने खाने को स्टोर करके रखती हैं, और यहाँ तक कि अपने लार्वा की रियरिंग भी, मतलब देखभाल भी करेंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा फूड एक्विजिशन। फूड एक्विजिशन किस तरह से करती हैं? वर्कर्स ही हैं। वर्कर क्या करेंगे? नेक्टर को इकट्ठा करेंगे या फिर फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करके लेकर आते हैं अपनी हाइव तक। फिर देन नेक्टर को वो कन्वर्ट कर देते हैं शहद में और उस शहद को स्टोर कर लेते हैं अपनी हाइव में बाद में यूज करने के लिए। अब बात करते हैं स्वार्मिंग की। तो स्वार्मिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉलोनी जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एडल्ट बी, जिसको हम क्वीन बोल सकते हैं, क्वीन क्या करती है? अपनी कुछ वर्कर्स या अपने कुछ साथियों को लेके वहां से उड़ जाती है और नई जगह पे जाके अपनी नई दुनिया यानी कि नई कॉलोनी बसाती है, स्टार्ट करती है। अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डेवलपमेंट होलो मेटाबोलस रहता है। होलो मेटाबोलस का मतलब है पहले अंडे देंगे, अंडे देन कन्वर्ट होते हैं लार्वा में, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंट्स की यानी कि चींटियों की। और चींटियों की सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहती है। इनमें 4 कास्ट पाई जाती हैं: क्वीन, किंग, वर्कर्स एंड सोल्जर्स। क्वीन का काम है रिप्रोडक्शन करना यानी कि अंडे देना और नई कॉलोनीज का फॉर्मेशन करना। किंग का काम है इस क्वीन को फर्टाइल करना, ठीक है, ताकि वो अंडे दे सके। वर्कर्स का काम है खाना ढूंढना, अपने बच्चों की केयर करना, अपनी रानी की केयर करना और अंडों को इकट्ठा करके अपनी गैलरीज तक या फिर अपनी नेस्ट साइट्स तक पहुंचाना। सोल्जर्स का काम है डिफेंड करना यानी कि अपनी कॉलोनी को बचाना किसी भी दुश्मन से, जिसको हम प्रेडेटर बोल सकते हैं। अब चींटियां भी रेनी सीजन में शार्मिंग दिखाती हैं, शार्मिंग शो करती हैं, मतलब रानी भी अपने पुराने एरिया से निकल के नए एरिया में पहुंच जाती है और नए एरिया में जाके अपनी नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। बट चींटियों में ये होता है कि जो उनका राजा है आफ्टर मीटिंग मर जाता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेट करने के लिए वो या तो फेरोमोन्स जो कि केमिकल सिग्नल्स हैं उनका यूज़ करती है, या फिर एक साउंड या फिर एक वाइब्रेशंस निकालती हैं वो अपना बॉडी को टैप करके, या फिर फिजिकल टचेस के थ्रू भी कम्युनिकेट वो कर सकती हैं। नेस्ट बिल्डिंग किस तरह से करती हैं? नेस्ट बिल्डिंग के लिए वो सॉइल या फिर किसी
एनी अदर मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं। नेस्ट काफ़ी इनकी बड़ी हो सकती है और उसमें काफ़ी चैम्बर्स और गैलरीज हो सकती हैं। नेस्ट बिल्डिंग के लिए वर्कर्स काम करते हैं और अपनी नेस्ट को कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। फूड एक्विजिशन करने के लिए यानी कि फूड इकट्ठा करने के लिए वर्कर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो खाना ढूंढेंगे, उसको अपने नेस्ट तक वापस लेकर आएंगे। और आंट्स मोस्टली ओमनीवोरस हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें खा सकती हैं। तो वो प्लांट का कोई भी मटेरियल हो गया, चाहे वो किसी अनदर इंसेक्ट का मटेरियल हो गया या कोई इवन डेड एनिमल हो गया, तो उसको खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। डेवलपमेंट इनका होलो मेटाबॉलस रहेगा, यानी कि सबसे पहले एग बनेगा, एग डेवलप्ड होकर लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड देन एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो और आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।